तो बच्चों लास्ट टाइम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब बताया, दोज टर्म्स विच आर कंपल्सरी टू लर्न फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स। दीज आर बेसिकली टर्मिनोलॉजीज हैं, दीज आर बेसिकली टर्म्स है विच वी यूज़ इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। आप सब बच्चों को पता है अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं या बिजनेस में चीज़ों को हम समझते हैं, वो हम किसके थ्रू समझते हैं? अकाउंटिंग के। जैसे हिंदी सीखने के लिए आ का इन सब की ज़रूरत है। इंग्लिश के लिए वी नीड 1 2, इंग्लिश के लिए वी नीड ABCD, मैथ्स के लिए वी नीड 1 2 3। तो बेसिकली उसी तरीके से हमें अकाउंट्स के लिए हमें वी हैव टू लर्न बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको बार बार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। यू आर ए बिजनेस, आपको हमेशा अपने आप को बिजनेस मानकर चलना है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बात क्यों कौन बताता है हमें? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई साहब। अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? बिजनेस के द्वारा किए गए जो लेन देन रहते हैं उन्हीं को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन जनरली दो पार्टीज़ के बीच में रहती है। ट्रांजेक्शन्स की वजह से ही अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? स्टार्ट होता है। मतलब अगर ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो अकाउंटेंट की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। लाइक अगर यहाँ पर बच्चे ही नहीं पढ़ने आएंगे तो मैं क्या करूँगा सेंटर को रन करके? तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स होती है, फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन, फिर हम समराइजिंग। वो हम आगे जाके एक चैप्टर बनाएगा, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजेक्शन बेसिकली एक्सचेंज रहता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन टर्म्स ऑफ मनी, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए होते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर एक बेनिफिट मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, बदले में आप मुझे क्या करोगे? फीस पे करोगे। अब मुझे बिजली मिल रही है तो मैं बदले में क्या पे कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ। बिल्डिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बदले में क्या दे रहा हूँ? रेंट। तो दोनों पार्टीज़ का यहाँ पर फ़ायदा होगा, समझ में आई? वैसे ट्रांजेक्शन कई तरीके की होती है। चलो अगर आज डिटेल में भी समझना है तो बच्चे ने नोट्स बनाए हैं तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये सारे नोट्स मैं बच्चों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है भाई साहब। बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस ये रहा। अगर हम ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन्स हमारे पास कितने तरीके की है? ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट, मोड ऑफ सेटलमेंट के आधार पर अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो कैश ट्रांजेक्शन है और कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है बच्चों। कैश ट्रांजेक्शन है, नगद ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार ट्रांजेक्शन। और रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग इंटरनल ट्रांजेक्शन है, और ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर। और दूसरी ट्रांजेक्शन कौन सी होगी हमारी? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन और एज वेल एज कौन सी ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, हमारे पास पैसे आए या फिर चले गए तो उस वाले ट्रांजेक्शन को बेसिकली हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि जिसमें कैश का लेन देन होता है, जिसमें इमीडिएटली या तो पैसा आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, दैट इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। इफ़ द अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू अ ट्रांजेक्शन तो कैश ट्रांजेक्शन बन जाएगी। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? उधार वाले का, ठीक है बच्चों बताओ। तो ये फ़ायदा होता है नोट्स लिखने का। इफ़ द अमाउंट इज़ प्रॉमिस टू पे लेटर, यानी कि हमें बाद में पैसा मिलेगा या बाद में हम पैसा रिसीव करेंगे, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन बन जाएगी? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसके बाद इंटरनल ट्रांजेक्शन। व्हाट इज इंटरनल? इंटरनल ट्रांजेक्शन जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसमें हाँ मतलब सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि अब संजय क्लासेस ने अपने आप से ही ट्रांजेक्शन कर ली, डेप्रिसिएशन लगाई फॉर एग्जांपल। इफ वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन देन देयर इज नो सेकंड पार्टी इन्वॉल्व। डेप्रिसिएशन क्या होती है? सर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हाँ, जैसे हम किसी एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो एसेट्स को यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जैसे मोबाइल यूज़ हो रहा है तो मोबाइल यूज़ होने से इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डाउन होती जा रही है। तो उसको मूल्य ह्रास बोलते हैं हिंदी में। बेसिकली टेंजिबल एसेट्स पर लगती है, बेसिकली टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स वगैरह पर लगती है डेप्रिसिएशन। तो इसको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेकंड पार्टी, एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। इसकी वजह से उसके अलावा अगर बात करते हैं एक्सटर्नल, व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन? वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के बाहर हम किसी आउटसाइडर पार्टी के साथ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। समझ में आई बात? यानी तो सिंपल है, सेकंड पार्टीज के अंदर इन्वॉल्व होगी। गुड्स होल्ड कर दिया, राम श्याम सीता गीता, किसी को भी आपने सामान बेचा तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? वैसे तो और भी ट्रांजेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर हम नेचर के आधार पर ट्रांजेक्शन की बात करें तो ट्रांजेक्शन्स रिपीटिंग नेचर और एक होती है रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन? रिवेन्यू नेचर। वो ट्रांजेक्शन जो साल में बार बार होती है, वो ट्रांजेक्शन जो साल में बार बार रिपीट होती है और जो हमें बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए देती हैं, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू नेचर। जैसे रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स, परचेज। उसके अलावा एक कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन होते हैं जो साल में कभी कभार होते हैं। कभी कभार का मतलब क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते। जैसे मैंने मशीनरी खरीद ली या लोन ले लिया
या मशीनरी बेच दी, तो दिस ट्रांजेक्शन डज नॉट रिपीट रेगुलरली। ये ट्रांजेक्शन हमें ये ट्रांजेक्शन कपड़े खरीद लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट दे दिया। अब बिजनेस तो खैर कपड़े वपड़े नहीं खरीदता है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है ना। चलो जी सर, तो ये हम लोगों ने समझा था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है सर, तो यहाँ पर तो देखो मैं अब आपको एक एक वर्ड को अच्छे से बताता हुआ चलूँगा, बाकी देखते हैं हम अभी आगे। उसके अलावा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जब कुछ वर्ड आते हैं तो देर आर सर्टेन वर्ड्स, एंट्री क्या होती है, जर्नल क्या होती है, वाउचर क्या होता है। तो हमारी ढेर सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स को जब हम एंटर करते हैं, व्हेन वी एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम इन ट्रांजेक्शन्स को एंटर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, देन इट बिकम्स एंट्री। एंट्री हम आगे जाके जर्नल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ट्रांजेक्शन इवेंट बेसिकली क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, लाइक प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, दीज आर द इवेंट। तो व्हेन ए ट्रांजेक्शन और इवेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट बिकम्स एन एंट्री। जर्नल जिसमें entry हाँ, जर्नल वो बुक होती है। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, दैट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ में आया? आप डेट वाइज ट्रांजेक्शन होती जा रही है और आप उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हो। तो जिस बुक में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो उसको हम यहाँ पर डेट लिखते रहेंगे, 1 तारीख 2 तारीख 4, और यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते रहेंगे। यहाँ पर डेबिट अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर क्रेडिट। ये अभी हम चैप्टर 8 आएगा, वहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। लेजर है ना, LF होता है लेजर फोलियो, क्लासिफिकेशन के जो हाँ क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स। बिल्कुल। तो ये हम आगे अभी और थोड़ा डिस्कस करेंगे। डेबिट क्रेडिट भी आने वाला है, डोंट वरी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाउचर? तो वाउचर एक एविडेंस होता है, एक सबूत होता है, एक प्रूफ होता है कि यस कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारी हुई है। समझ में आई बात या नहीं? तो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने कोई सामान खरीदा, कैश मेमो मिल गया, आपको कोई इनवॉइस मिल गया, आपको कोई बिल मिल गया है, तो ये सब क्या होते हैं मेरे बच्चों, बताओ? वाउचर्स होते हैं। तो बात समझ में आई या नहीं? फटाफट बताओ। जी सर, बिल्कुल सर, क्लियर बातें हैं। चलो कोई नहीं, आपने देखा होगा कहीं बिल, तो मैं आपको बिल दिखाना चाह रहा था। वैसे आप सब बच्चों ने बिल देखा ही होगा। चलो ये इन्होंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का वाउचर ही है। कई जगह प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। तो जैसे उन्होंने ये लोकल शॉप पे जाओगे तो उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनवा रखा होता है। समझ में आई बात है नहीं? जयश्री भी होता है। हाँ, जैसे जयश्री पे आप एक समोसा भी लोगे तो भी यू कैन से, इसको तो वैसे हम पेन स्लिप बोलते हैं, फॉर्म पैसे जमा कराने का, बट दिस इज आल्सो वर्किंग एज एन एक वाउचर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इट इज़ एन एविडेंस। ये एक एविडेंस है कि हमने क्या करें, बैंक में पैसे जमा करें। जिस माई अकाउंट नंबर मैंने पता नहीं कब 25 जनवरी 2023 को 22,000 रुपये बैंक में जमा कराए थे, और ये मैंने स्लिप है जो समझ में आया। तो एक जैसे अब आप हमें यहाँ फीस सबमिट कराओगे, देन यू विल गेट अ रिसीप्ट, तो वो क्या बन जाएगी, वाउचर। तो अकाउंटेंट जब कभी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है तो अकाउंटेंट इनके आधार पे रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंट एक ऑनेस्ट पर्सन होता है और अकाउंटेंट को बोला जाता है कि आपको ऑनेस्ट रहना है। एक आगे जाके आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में, और जिसका क्या नाम है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि खाली वही ट्रांजेक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी वेरीफाइड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? जिसका कोई वाउचर हो, जिसका कुछ एविडेंस हो, जिसका कुछ प्रूफ हो। आई बात समझ? अब मान लो ओनर आया, ओनर आके अकाउंटेंट को बोल रहा है 5 लाख की सेल चढ़ा दे, तो अकाउंटेंट हाथ जोड़ लेगा, सर जी सेल मैंने चढ़ा, दिखाओ आप कहाँ हो ये सेल, बिल दिखाओ मुझे। आई बात? अब जैसे कि मान लो अब अंकित सर है, हमारे साइंस पढ़ाते हैं, उन्हें अकाउंटिंग नहीं आती है, मैडम है वो रिसेप्शन मैनेज कर रही है बच्चों, तो ना अब क्या होता है, पूरे महीने की ट्रांजेक्शन होगी, मैं मंथ के एंड में जाऊँगा और मैं रिकॉर्ड कर दूँगा, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग आती है। तो जब मैं रिकॉर्ड किसके आधार पे करूँगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो मेरे पास बिल होने चाहिए, वाउचर्स। अब किसी चीज़ का बिल नहीं है तो फिर क्या ना। अभी देखो आपने हमारी डिस्कशन चल रही थी कि सर स्लिप खत्म हो रखी है, तो स्लिप क्या करनी पड़ेगी, बनवानी पड़ेगी। क्यों बनवानी पड़ेगी स्लिप? क्योंकि उसके बिना हमारे रिसिप्ट्स का रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। ऐसे हर एक खर्चे का भी रिकॉर्ड क्या होता है, रखना पड़ता है। आई होप समझ में आई होगी बात। तो सर अभी आप क्या समझा रहा हो, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, उसको भी मैं साथ के साथ बता दूं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सही रहेगा। ये रहा बच्चों। तो ऐसे हम एक एक, आपको पता भी नहीं है, कुछ कुछ आपका चैप्टर 3 भी हो रहा है अगर आपको पता चले तो। जैसे ये रहा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, सबूत के आधार पर। द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होल्ड दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब मैंने कह दिया या जो मेरे मन में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एविडेंस होना।
मेजरमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। मतलब जो आपके पास मेजर, अगर आप किसी चीज़ को 5,000 रुपये दिखा रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। समझ में आई बात नहीं है? साइड ट्रांजेक्शन बिजनेस। दीज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर कैश मेमो। कैश में जैसा भी मैंने आपको दिखाया, तो ये कैश मेमो होता है। आपने कोई सामान कैश खरीदा तो अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे हार्डवेयर की दुकान पे गए, ये पता नहीं मैंने क्या ले, कैश में, हाँ जो प्रॉपर नहीं होता उसे कैश में वो। हाँ, जो कैश में हमने कोई ट्रांजेक्शन करी है तो उसके लिए कैश मेमो। अब ये मैं सोच रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है, ये टैबलेट है क्या है ये, भगवान जाने। 70,240 डॉक्टर की बात। अकाउंट्स, या तो सैनिक का लग रहा है ये, छोड़ो। स्टेशनरी, इनवाइस, सेल, बिल्स। ठीक है भाई साहब, चलो सर। तो एक ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बातों बातों में पढ़ा दिया, और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ बच्चों, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ये रहा बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, बताओ? बिजनेस यानी कि संजय क्लासेस और ऑनर, बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट पर्सन। बिजनेस अलग होता है और ऑनर। जितनी भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन हम किसके पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस, ना कि किसके पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड करते हैं? ऑनर के पॉइंट। समझ में आया? इसको अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो ऐसे मत सोचना आपका खाली बेस, खाली हम चैप्टर 2 करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने नोट्स ऐसे बना रखे हैं कि एक फ्लो में, कि आपको हर चीज़ को पता चलता रहे। अब ये रिकॉर्डिंग आपका चैप्टर 1 में आ जाता है, तो जब आप और चैप्टर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग? तो ये जो आपकी ट्रांजेक्शन हुई थी, इन ट्रांजेक्शंस को जब आप एंटर कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद जर्नल में, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग, ये जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एंटर करना, इवेंट्स को एंटर करना बुक्स, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। जैसे खाना बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं मेकिंग प्रोसेस हो गए। समझ में आई बात ही नहीं? तो ऐसे ही मेरे बच्चों, जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ठीक है भाई साहब। परचेजेस, चलो सर, अब यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है? जी सर, बिल्कुल। तो सर आप और, अरे 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 बेटे, क्या बात हो गई? कैसे नाराज़ हो रहा है?